हेलो वेरी गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, मैं विवेक राय विजन क्लासेस गोरखपुर के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्यारे छात्रों, पिछली बार कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से जो वीडियो बीच में रह गया था उसे पहले पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद आज का जो अपना नया सेशन होगा उसे स्टार्ट करेंगे बेटा। तो जो पहला वीडियो अधूरा रह गया था उसे पूरा करने की और स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बेटा देखिए, जो पहला क्लास हमारा हुआ था वो शब्द पे हुआ था और आपको शब्द के बारे में जानकारी दे दी गई थी। शब्द क्या होता है, शब्द किसे कहते हैं और रचना की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। इसके अलावा अर्थ के आधार पर भी शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, इस बात की जानकारी दे दी गई थी। अब आज की जो अपना क्लास होगी, इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि स्रोत के आधार पर, स्रोत मतलब क्या होता है बच्चा, सुनी सुनाई घटनाएं, है ना। स्रोत के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्रोत के आधार पर शब्द को 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, यह ध्यान रखेंगे बेटा आप। तो स्रोत के आधार पे शब्द को 5 भागों में बांटा गया बेटा। इसमें जो पहला भाग है बहुत ध्यान से समझेंगे। प्रयास यही होगा कि क्लास चलते चलते आपको अंत में इस बात का पूरा ज्ञान हो जाए कि क्लास में ही हमें चीज़ों को याद करा दिया गया है, ताकि दोबारा से घर जाके दुगनी मेहनत ना करनी पड़े, है ना। कंपटीशन का जो लेवल है आप देख रहे हैं, है ना। देखिए, स्रोत के आधार पर जो पहला शब्द बच्चा वो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, है ना। अब देखिए तत्सम शब्द क्या होता है ना। इसको जानने के लिए पहले इस शब्द को तोड़ना पड़ेगा, जिसे हम कहते हैं संधि विच्छेद, है ना। तो पहले तत्सम शब्द को अगर तोड़ते हम हैं तो देखिए तत् प्लस सम में टूट जाएगा, है ना। तत् मतलब उसके और सम मतलब होता है समान, उसके समान, यानी किसके समान। आपको पता है हिंदी भाषा के इतिहास में बताया हूँ कि जो सबसे पुरानी भाषा है वह कौन सी है, संस्कृत है बच्चा। सबसे पुरानी भाषा संस्कृत है। तो अगर संस्कृत को पर्याय मान के हम तत्सम शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो तत् प्लस सम में टूट जाता है। तत् का मतलब उसके, सम का मतलब समान। किसके समान, संस्कृत के समान। यानी कि अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप लिख सकते हैं हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द, हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हैं, जो संस्कृत के समान हैं, जो संस्कृत के समान हैं, उन्हें आप कहेंगे तत्सम शब्द। अच्छा सर, संस्कृत के समान का मतलब क्या है? मतलब यह है कि संस्कृत भाषा के वो शब्द थे। वो किस भाषा के शब्द थे? संस्कृत भाषा के। और संस्कृत भाषा के शब्द जब बिना किसी परिवर्तन के, बेटा ध्यान रखिएगा, बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए और फिर इसे बोला जाने लगा। जब यह बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ जाएंगे और हिंदी में आने के बाद उसे बिना किसी चेंज के यूज किया जाने लगेगा, यानी कि प्रयोग किया जाने लगेगा, ऐसे शब्दों को बेटा हम बोल देंगे तत्सम शब्द। आपको बात समझ में आ रही है? यानी कि संस्कृत भाषा के वो शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए और हिंदी में भी उनका परिवर्तन नहीं हुआ, उसी तरह से उसे बोला जाने लगा, कहा जाने लगा। ऐसे शब्दों को हमने क्या कह दिया? तत्सम शब्द, है ना। जैसे इसको पूरा कर देते हैं, बिना किसी परिवर्तन के बोला जाने लगा, बोला जाने लगा। किसमें बच्चा? हिंदी भाषा में।
हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के बोले जाने के कारण इस भाषा के शब्दों को तत्सम कहा गया। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें बच्चे, जैसे देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा वर्षा, है ना, इसके अलावा अग्नि, इसके अलावा भ्राता भी आप कह सकते हैं, भगिनी। ये सारे शब्द जो हैं ये संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आपने कई लोगों को कहते सुना होगा, अरे भाई वर्षा हो रही है, जल्दी से आ जाओ, है ना, अग्नि जल रही है, या अग्नि जलाइए, आग जलाइए, है ना। तो जो अग्नि शब्द है, वर्षा है, भ्राता है, ये शब्द संस्कृत के हैं जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए और प्रयोग किए जाने लगे। ऐसे शब्दों को ही हमने तत्सम कह दिया, है ना। अब आप अपनी लैंग्वेज में अगर बात करना चाहें तो कह सकते हैं संस्कृत के शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में बोले जाने लगे, जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में बोले जाने लगे, ऐसे शब्दों को तत्सम कह दिया। बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे देखिए। अब तत्सम के बाद जो अगला शब्द आएगा वो तद्भव होगा। दूसरी बात, एक चीज और, बच्चों को यह शिकायत होती है कि सर तत्सम शब्द पहचाने कैसे। देखिए बेटा, तत्सम शब्द पहचानेंगे कैसे, जब आपको कई शब्द ऑप्शन में दिया हो, 1 2 3 4 शब्द, तो पढ़ने पर जिन शब्द के उच्चारण करने में कठिनाई महसूस हो, बेटा ध्यान दीजिएगा, कठिनाई, जिन शब्द यानी 1 2 3 4, ये 4 शब्द आपके सामने दिए हैं। अब चारों को उच्चारण करना है, चारों को बोलना है। उच्चारण करने के दौरान जिस शब्द को बोलने में अन्य की अपेक्षा कठिनाई का सामना करना पड़े, ऐसे शब्दों को आप तत्सम कह देंगे और वह लगभग सही होगा आपका। ठीक है, आशा करते हैं तत्सम समझ में आ गया होगा, है ना। तत्सम के बाद जो अगला कॉन्सेप्ट होगा वो होगा तद्भव का। देखिए तद्भव क्या होता है समझेंगे। देखिए तद्भव किसे कहते हैं, तद्भव शब्द को कैसे पहचानेंगे, तो बहुत आसान है। अभी इसके पहले आपने जिस तरह तत्सम को देख लिया, ठीक उसी का छोटा भाई ये तद्भव हो जाता है। जैसे तत्सम में आपने पढ़ा कि ऐसे शब्द जो हिंदी शब्दावली से हूबहू, संस्कृत शब्दावली से हूबहू हिंदी शब्दावली में आ गए और बिना किसी परिवर्तन के कंटिन्यू किए गए, उन्हें आपने तत्सम कह दिया। अब तद्भव को देखिएगा, ये शब्द ही ऐसा है कि पढ़ के आप चीजों को देख सकते हैं। देखिए तद्भव, तद्भव का संधि विच्छेद करेंगे तो ये तत् धन भव हो जाएगा। तत् धन भव, तत् मतलब हो जाता है उससे, तत् मतलब क्या होता है उससे, भव मतलब क्या हो जाएगा बेटा विकसित, है ना, उससे विकसित। हमने कहा था इन शब्दों का पर्याय जो लगाना है वो लगाना है संस्कृत से, अभी कुछ देर पहले हमारी आपसे बात हुई है ना। तो तद्भव का संधि विच्छेद किया, तत् धन भव हो गया। तत् मतलब उससे, भव मतलब विकसित। किससे विकसित? संस्कृत से विकसित। यानी कि अभी जो शब्द संस्कृत भाषा के थे, यानी कि संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में आ गए, संस्कृत भाषा के शब्द थे बेटा, किस भाषा के शब्द थे? संस्कृत भाषा के। और यह जो संस्कृत भाषा के शब्द थे वो हिंदी में आ गए और बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किया तो आपने तत्सम कह दिया। वही जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आ गए, यानी कि तत्सम वाले शब्द जब इन्हीं का विकास हुआ तो वो तद्भव में कन्वर्ट हो गए, है ना। तत्सम शब्दों का जब विकास हुआ तो यही आगे चल के तद्भव का रूप ले ली बेटा। सर एग्जाम्पल दीजिए। तो अभी एग्जाम्पल में कुछ देर पहले हमने आपको बताया है अग्नि। अब अगर यह तत्सम है सर तो तद्भव बना दीजिए, तो अग्नि को आप जानते हैं आग कह सकते हैं, है ना। बात करें अगर वर्षा की तो वर्षा को आप कहते हैं बरखा हो रही है, या फिर बारिश भी कह सकते हैं आप, या फिर बरसात भी कर सकते हैं आप, है ना।
इसमें से कोई एक कह दीजिए यह उसका विकसित रूप है, और विकसित रूप होने की वजह से ये जो सारी बातें हैं वो तद्भव की श्रेणी में आएंगी बेटा, तद्भव की श्रेणी में आएंगी। और ये जो बात होगी वो अभी कुछ देर पहले हमने बताया है कि ये तत्सम की श्रेणी में आएगी। बिल्कुल तरीके से याद कर लीजिए, और आप इसके बाद क्वेश्चन अपने पुस्तक में से निकाल के लगाइए, देखिए क्वेश्चंस लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं। बहुत आसान है ना। तो तत्सम और तद्भव क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने में देखिए तत्सम तद्भव के बाद अगला जो पॉइंट आ जाएगा वो देशज का आ जाएगा बेटा। देशज क्या होगा, तो देशज समझ लेते हैं। देशज का अगर संधि विच्छेद करें बेटा तो कैसे करेंगे, देखिए देशज शब्द से ही अर्थ निकालना है, और अर्थ कुछ ऐसा हो कि हमें डेफिनेशन ना रटनी पड़े, क्योंकि डेफिनेशन तो पुस्तकों में दिया हुआ है। देखिए देशज का संधि विच्छेद करें तो एक बार देश धन ज हो जाएगा, है ना। देश का मतलब अगर हम रखें अपने ही, देश की बात हो रही है, देश की बात हो रही है ना बेटा। और ज से अगर हमने एक शब्द मान लिया जन्मा हुआ, जन्मा हुआ, है ना। तो अब देखिए क्या इसका कंक्लूजन निकला, ऐसे शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ तथा जिसका प्रयोग अपने लोगों द्वारा ही, तथा जिसका प्रयोग अपने लोगों द्वारा ही आम बोलचाल के लिए किया गया। आम बोलचाल मतलब क्या था बेटा, आम बोलचाल के लिए किया गया, उन्हें देशज शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। बहुत आसान है। देशज शब्द का संधि विच्छेद करिए, देश धन ज, देश का मतलब अपने ही देश की बात हो रही है, और ज से अगर जन्मा हुआ मान ले तो डेफिनेशन तैयार हो गई। ऐसे शब्द जिनका जन्म अपने ही देश में हुआ। अपने ही देश में हुआ तथा जिसका प्रयोग अपने लोगों द्वारा ही आम बोलचाल के लिए किया गया, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। थोड़ा सा टाइम टेकन हो रहा है बेटा, लेकिन यह मान के चलिए कि यह थोड़ा सा दिया हुआ टाइम आपके एग्जाम में बहुत बड़े रोल प्ले करने वाला है। यह बात क्लियर हो गई। एग्जाम्पल सा ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा सर, तो एग्जाम्पल की बात करें, आप अपने गांव में अपने दादा परदादा को देखा होगा आपने कि पगड़ी, पगड़िया ले आओ, है ना, कहते हैं ना पगड़िया ले आओ। कटोरा, कटोरा में दूध दो, कटोरा, है ना। थरिया, थरिया, है ना। अभी हम लोग क्या हो गया, अभी हम लोग मॉडर्न हो गए, मॉडर्न हो गए तो थाली कहते हैं, लेकिन ये हमारी ठेठ भोजपुरी जो है थरिया, ये अब खत्म हो गई है ना। हालांकि देशज में अभी भी ये जन्म ली हुई है। थरिया, कटोरा, एक कहते हैं गिलास, गिलास में पानी दे दीजिए। अरे भैया गिलास कहिए, क्या दिक्कत है। गिलास जो है वो पूरा शुद्ध भोजपुरी है और ढंग से समझ में आता है कि गिलास क्या होता है ना। तो पगड़ी, लोटा, कटोरा, थरिया, ये जो शब्द हैं बेटा, ये सभी शब्द आपको देशज के अंतर्गत दिखाई देंगे। यह बात तो क्लियर हो गई होगी। देशज, है ना। तो देशज क्या होगा, इसका संधि विच्छेद करिए और जवाब यहीं से मिल जाएगा आपको। इतना भ्रमण करने की जरूरत नहीं है, यही जवाब मिल गया है। लेकिन कुछ बच्चों को डेफिनेशन की आवश्यकता होती है, इसलिए डेफिनेशन भी उनकी समस्याओं को देख के लिख दिया गया। तो आप इस डेफिनेशन को भी उतार लें, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, अगला जो शब्द वाला पॉइंट है उसमें बी देशज है।
तो विदेशज शब्द किसे कहेंगे? देशज क्लियर हो गया आपका? देशज अगर क्लियर हो गया हो तो विदेशज समझेंगे। देखिए विदेशज क्या होगा? इसको भी शब्द से ही जानने का प्रयास करेंगे बेटा। विदेशज को यार तोड़ दीजिए, किसमें टूटेगा ये? विदेश धन ज, है ना? तो विदेश धन ज से हमने कहा था कि जन्मा हुआ मान लेंगे। अच्छा विदेश का मतलब क्या होता है बच्चा? विदेश का मतलब क्या होता है? विदेश मतलब दूसरे देश। अरे कहते हैं ना विदेश जा रहे हैं, तो विदेश मतलब क्या है? गोरखपुर से कहाँ चले गए? दिल्ली चले गए, विदेश हो गया? अरे भाई गोरखपुर से दिल्ली चले गए, अपना ही देश में अभी भी भारत में ना है जी, है ना? गोरखपुर से बाहर निकलिए, यानी कि जब कंट्री को क्रॉस करने से विदेश कहते हैं। विदेश मतलब दूसरे देश, है ना? और ज से क्या होता है? जन्मा हुआ, है ना? जन्मा हुआ, तब दूसरे देश में जन्मा हुआ, यानी कि हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द, डेफिनेशन लिखते चलते हैं। देखिए हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जिनका जन्म अपने देश में ना हो, कहाँ हुआ है? विदेशों में हुआ है, यानी दूसरे देश में हुआ है। जिनका जन्म कहाँ हुआ है? दूसरे देश में हुआ है। जिनका जन्म कहाँ हुआ बेटा? दूसरे देश में हुआ है, उन्हें आप कह देंगे का? विदेशज, है ना? विदेशज कहते हैं ना विदेशी नागरिक। विदेशी नागरिक का, दिल्ली का नागरिक विदेशी कहलाता है? तो बताइए भाई, दिल्ली का नागरिक विदेशी तो कहलाता नहीं। अरे वो नागरिक जो आपकी कंट्री को पार करके किसी दूसरी कंट्री से आया हो, वो विदेशज कहलाएगा, है ना? तो हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जिनका दूसरे देश में हुआ है, क्या? जिनका जन्म हुआ ना बेटा, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। जिनका जन्म दूसरे देश में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं, है ना? जैसे आपने शब्दों को तो देखा होगा, शब्द हम प्रयोग भी करते हैं लेकिन जानकारी का अभाव है, इसलिए कहते हैं सब हिंदी तो बोल रहे हैं, है ना? जैसे आप यूज करते हैं एक कफन, मरने के बाद जो लोग प्रयोग करते हैं, है ना? तो कफन क्या होता है? यह हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। इसके अलावा पुलिस आ गई, भाग जाओ, पुलिस, है ना? स्टेशन, है ना? इसके अलावा और भी कई सारे शब्द हैं। टिकट, टिकट ले लो वरना टीटी जो है टिकट दे देगा आपको, है ना? टिकट, है ना? तो टिकट है ये। जो सारे शब्द देखिए हम हिंदी में लिख जरूर रहे हैं लेकिन ये शब्द हिंदी के नहीं है, ये किसी अन्य भाषा के शब्द हैं। चीनी, कैंची, है ना? ये सारे जो हैं अन्य भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। अन्य भाषा के शब्दों को जब हम हिंदी में प्रयोग करेंगे तो इन्हीं शब्दों को हम विदेशज का नाम दे देंगे। और विदेशज शब्द और भी कई सारे हैं। हॉस्पिटल ले जाना है तो हॉस्पिटल ले जाना है तो HOSPITAL जो हॉस्पिटल शब्द है बेटा, वो भी अंग्रेजी का शब्द है, ना कि हिंदी का शब्द है। तो वो ऐसे सभी शब्द जिनका जन्म कहाँ हुआ है? दूसरे देश में हुआ है, तथा जिसका प्रयोग अपने लोगों द्वारा ही आम बोलचाल के लिए किया जा रहा है, उसे हम विदेशज की संज्ञा दे देंगे। बात क्लियर हो गई है? एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है? चलिए अब विदेशज के बाद जो अगला टॉपिक आपका है नेक्स्ट, वो देखेंगे संकर शब्द। देखिए संकर शब्द कई सारी पुस्तकों में नहीं दिया हुआ है, लेकिन बता दूं बेटा जो संकर शब्द है यह भी शब्द का ही प्रारूप है ना? और संकर शब्द को जानना जरूरी है क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न देखे गए हैं। तो संकर में जो ये स लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, संकर शब्द ये क्या होता है? देखिएगा, ऐसे शब्द जिनका निर्माण देशज और विदेशज के मिलने से हुआ है, यानी ऐसे शब्द जिनका निर्माण देशज और विदेशज, ध्यान दीजिएगा, देशज और विदेशज अभी कुछ देर पहले पढ़े हैं, तो देशज और विदेशज का मिक्सअप होगा, उसे बोलेंगे संकर शब्द। बिल्कुल याद होना चाहिए। तो
अच्छा एक चीज और, बच्चों को तकलीफ होती है कि सर देशज और विदेशज को मिलाना है तो क्या इसी क्रम में मिलाना है? नहीं, वो किसी भी क्रम में मिले, पहले ये हो चाहे लास्ट में ये हो, पहले ये हो लास्ट में, आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर एग्जाम्पल की हम बात करें आपसे बेटा, एग्जाम्पल तो आप कह देंगे रेलगाड़ी, तो देखिए RAIL रेल गाड़ी, ये हो गया आपका संकर शब्द। इसके अलावा हमने बोल दिया टिकट घर, टिकट घर, देखिए ये अभी हो गया आपका संकर शब्द। इसके अलावा और भी कई सारे शब्द हैं। अब बैलगाड़ी, अब सर बैलगाड़ी क्या होगा बताइए? बैलगाड़ी, तो बाबू जो बैलगाड़ी है ये दोनों एकम है, अलग अलग नहीं है बच्चा, ये दोनों एक ही में है और यह देशज शब्द है बेटा, है ना। ऐसा नहीं कि दो शब्द मिल गए तो संकर हो गए, जो दो शब्द मिले उनमें एक अपने यहाँ का होना चाहिए गांव वाला और एक है किसी अन्य भाषा का, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में, वह क्या कहलाएगा? संकर शब्द कहलाएगा। तो डेफिनेशन अगर संकर शब्द की देखें तो आप कह सकते हैं हिंदी शब्दावली के वो सभी शब्द जिनका निर्माण देशज और विदेशज के मिलने से हुआ, उसे हमने क्या कह दिया? संकर शब्द। देशज धन विदेशज बराबर संकर शब्द आप कह सकते हैं। एग्जाम्पल में रेलगाड़ी है, टिकट घर है ना, सब इंस्पेक्टर है, ऑपरेशन थिएटर है, डॉक्टर कक्ष है ना, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर ले, है ना, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से आप देखेंगे कि जो शब्द वाला सेगमेंट है वो खत्म हो गया, शब्द वाला सेगमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया, हाँ ठीक है। अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। क्विक रिवीजन करने से क्या लाभ होगा कि फटाफट चीजें हमारे टंग पे रहेंगी, है ना। तो 1 मिनट लगेगा, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक हम समझ पाएंगे कि आराम से कैसे क्या हुआ है ना। तो 2 मिनट देंगे आप, क्विक रिवीजन करेंगे जरूर। क्वेश्चन जो होगा वो यही से आना है, शब्द के टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो छूट के नहीं जाना चाहिए बच्चा, ठीक है। देखिए शुरुआत में हमने समझा शब्द में कि भैया रचना के आधार पर शब्द को कितने भागों में बांटा गया है। तो उसमें आपने देखा 2 नाम, पहला आपने देखा, दूसरा। तो रचना के आधार पर लिख देते हैं, रचना के आधार पर आपने 2 नहीं 3 देखा था। एक देखा था रूढ़ शब्द, दूसरा दिखा आपने यौगिक शब्द, और तीसरा आपने देखा योग रूढ़ शब्द। यह तो याद आ रहा होगा। रूढ़ शब्द को हमने बताया था ऐसे शब्द जिनका खंडन न हो, जिनका खंडन न हो, खंडन न हो, उन्हें क्या बोलेंगे आप? रूढ़ शब्द बोलेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल बोला था चल, नल, ETC आदि कर दीजिए। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनका निर्माण 2 शब्दों के संयोग से हुआ है, 2 शब्दों के संयोग से हुआ है। जैसे हमने बताया था आपको विद्यालय, जिनका शाब्दिक अर्थ निकलेगा बच्चा, लेकिन कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमने तोड़ा था इसे, विद्या धन आलय में हो गया था विद्यालय। विद्या को हमने बताया था, विद्या का मतलब क्या होता है बेटा? ज्ञान। आलय का मतलब क्या होता है? घर। तो ज्ञान का घर होगा वह तो विद्यालय कहलाएगा, है ना। तो यह इसका क्या हो गया है? यह इसका शाब्दिक अर्थ हो गया है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई विशेष अर्थ नहीं था, इसीलिए तो यौगिक शब्दों को श्रेणी में हमने से डाल दिया। बात यहाँ तो समझ में आ गई आपको। इसके बाद था योग रूढ़ शब्द। हमने कहा था ऐसे शब्द जो अपना शाब्दिक अर्थ भी दे, शाब्दिक अर्थ भी दे, इसके अलावा एक क्या दे? विशेष अर्थ भी दे। शाब्दिक अर्थ भी देंगे, विशेष अर्थ भी देंगे। ऐसे शब्दों को आप योग रूढ़ में रखेंगे। हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था संकट मोचन, संकट मोचन, है ना। संकट मतलब क्या होता है बेटा? कष्ट होता है। मोचन मतलब क्या होता है बेटा? हरने वाला। मोचन मतलब हरने वाला, हरने वाला लिखिए, है ना। तो कष्ट को हरने वाला जो होगा क्या कहलाएगा? संकट मोचन कहलाएगा। तो कष्ट को हरना है ना, तो संकट मोचन। लेकिन संकट मोचन शब्द का नाम सुनते ही हनुमान जी की याद आ जाती है आपको,
है ना, किसकी याद आ जाती है बेटा, हनुमान जी की याद आ जाती है ना। तो यह हो गया आपका शाब्दिक अर्थ। वहीं दूसरी तरफ एक क्या हो गया, ये हो गया आपका विशेष अर्थ। तो ऐसे शब्दों को आप योग रूढ़ बोल देंगे, है ना। इसके अलावा अभी आज आपने क्या पढ़ा है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वो इसी वीडियो में कुछ देर पहले आपने पढ़ा है ना। इसके अलावा दो शब्द और बताया था हमने, एक बताया था अर्थ के आधार पे, है ना, अर्थ के आधार पे बताया था हमने आपको। तो अर्थ के आधार पे जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं हमने बता दिया था आपको। अर्थ के आधार पे शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होता है, सा मतलब क्या होता है, सही, अर्थक मतलब अर्थ देने वाला, अर्थक अगर तोड़ दें इसे तो साधन, सधन अर्थक हो जाएगा, है ना। और स को अगर हम सही से डिनोट कर लें, सही, अर्थक का अर्थ से समझ लें तो सही अर्थ देने वाला। हिंदी शब्दावली के ऐसे शब्द जो अपना सही अर्थ देते हैं उसे क्या बोलते हैं, सार्थक शब्द। और सार्थक शब्दों को ही बेटा हम बोलते हैं सही अर्थ देने वाला। जैसे खाना खाना है तो खाना, पीना, चलना, उठना, बैठना, ये सभी क्या है बेटा, सब सार्थक शब्द है। बात यहाँ तक क्लियर हो गई है। लेकिन इसके अलावा निरर्थक क्या होगा सर, तो बहुत सारे निरर्थक शब्द, बहुत सारे चैनल पे आपने देखा होगा कि बातें आधी अधूरी होती हैं तो अधूरी ने पूरी बातों को लेकर चलेंगे। निरर्थक शब्द को देखिए, शब्द से ही अर्थ निकाल लेना है और यहीं से समझ लेना है, निर या निह धन अर्थक हो जाएगा, है ना। संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा, निह धन अर्थक। निह मतलब बिना किसी, निह मतलब क्या होता है, बिना किसी, अर्थक मतलब क्या होता है, अर्थ के, है ना, बिना किसी अर्थ के। यानी हिंदी शब्दावली के वो शब्द जो बिना किसी अर्थ के, यानी कि बेफालतू में बेकार का प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, निरर्थक शब्द। जैसे यहाँ था खाना, हमने क्या बोल दिया यहाँ पे, भैया खाना वाना नहीं खाना हमें, आप भाई साहब खाना खा लीजिए, हमने कहा खाना वाना नहीं खाना हमें। देखिए निरर्थक है, खाना तो अर्थ सार्थक है, देखिए वाना निरर्थक। वही पीना, हमें पानी पीना ऊना नहीं है तो ऊना क्या होता है भाई, है ना। चलना वलना, है ना, सार्थक क्या हो गया, चलना सार्थक हो गया। लेकिन हमें वहां नहीं चलना वलना है तो वलना, ये निरर्थक हो गया। यानी कि वो शब्द जो अपना कोई निश्चित अर्थ नहीं देते हैं, जिनको पढ़ के किसी निश्चित अर्थ के होने का पता नहीं चलता है, उसे बोलते हैं निरर्थक शब्द। ठीक है, तो ये सार्थक क्लियर हो गया, निरर्थक क्लियर हो गया। इसके अलावा इधर आप देखिए तो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ क्लियर हो गया। इसी वीडियो के पहले आपने देखा रचना के आधार पे ये बातें हो गई, स्रोत के आधार पे आपने देखा तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर को देख लिया। इसके अलावा विकार के आधार पे दो तरह के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो विकारी और अविकारी से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बेटा, लेकिन आप समझ लीजिए विकारी शब्द किसे कहते हैं और अविकारी किसे कहते हैं। इसे मिटा दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा, बहुत आसान है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विकारी और अविकारी को भी 2 मिनट समझ लेंगे। देखिए विकारी शब्द क्या होता है और अविकारी क्या होता है, आपको कल हमने अपने पुराने वीडियो में बता दिया है ना। हालांकि एक काम और करेंगे, अगर आपको देखना है तो उस वीडियो का सहारा ले सकते हैं, है ना। इससे आपका क्या होगा, वो वाली जो पूरी क्लास जो शॉर्ट में बताई गई है, इसी बहाने वो पूरी क्लास क्या हो जाएगी आपकी, क्लियर भी हो जाएगी, है ना। तो उसका जो लिंक है आपको हम इसी वीडियो के लास्ट में आपको दे देंगे, जिससे आप जाके वहां भी देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 चीज, विकारी और अविकारी, विकारी और अविकारी को छोड़ते हैं, है ना। इसे आप क्या करेंगे, उस पुराने वीडियो में जाके आप शो ऑफ कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ों को यहाँ डिटेल में समझा दिया गया है। और पुराने वीडियो पर जाने पर एक लाभ और होगा कि उन सब का आपको डेफिनेशन भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं, जिनका बिल्कुल रिजल्ट नहीं आ रहा है हिंदी की वजह से, तो वो इस पूरे वीडियो को देखें। इसके अलावा इसके बाद वाले, इसके पहले वाले वीडियो को भी देखें, जहाँ पे विकारी अविकारी के बारे में बात हो गई है। बहुत शानदार वीडियो है, ठीक है।
आशा करते हैं पूरा शब्द जो टॉपिक है वो आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। ढंग से समझ में आ गया होगा। इस पूरे टॉपिक को आराम से समझें और इसके अलावा कोई अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के हमें सजेस्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।